13 तारीख को रोजगार मेला है, उसका आयोजन मुजफ्फरनगर में किया गया है। मेले में योगी जी को बुलाया जा रहा है। योगी जी ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हटाया जाए, किस तरीके से उनके ऊपर एक्शन किया जाए। इस तरह की भी संभावना है कि बड़ा संदेश योगी जी यहाँ से देंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है अगले 48 से 72 घंटे में, क्योंकि एक तरफ तो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है और उस पीडीए के नारे के तहत भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया है और हाल ही में एक रैली भी की थी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज है। तो इन सारी चीजों की काट के लिए क्या एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और उस कार्यक्रम के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलने वाला है जो दूर तलक जाने वाला है। दूर तलक मतलब चुनाव तक जाने वाला है। इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी, आपके दर्शकों का भी। सर, अखिलेश यादव ने अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी बैठक, एक बहुत बड़ी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की और उसमें हमने जो भीड़ देखी, मतलब जो जनसैलाब देखा, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी देखा होगा। अब उसी भीड़ को काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ या उनकी पूरी सरकार जो प्लान बना रही है और जिस तरह से बना रही है उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो जंग उत्तर प्रदेश की शुरू हुई है, चुनावी जंग जो शुरू हुई है, वो किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए हिमांशु, अगर आप यूपी की राजनीति की बात करें तो ये कहा जाता है कि लखनऊ का रास्ता पश्चिमी यूपी से होके जाता है। हमेशा फर्स्ट फेज का इलेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता है और यहाँ अगर पार्टी कोई भी पार्टी अगर बढ़त बना के इधर से चलती है तो वो पूरे राज्य में जीतती हुई चली जाती है। और ये समीकरण हम पिछले कई चुनाव से देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। पिछले चुनाव में आपने देखा कि प्रधानमंत्री की मेरठ रैली हुई, उसके बाद सहारनपुर रैली हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो मेरठ की रैली में रिकॉर्ड भीड़ आई थी और चंद रोज के बाद प्रधानमंत्री की सहारनपुर में रैली हुई, उसमें मुश्किल से 15,000 आदमी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आए और ठाकुरों ने पंचायत कर दी थी। 60-70 हजार ठाकुरों की पंचायत में आ गए उसी दिन। तो प्रशासन सोया हुआ था, नहीं तो प्रशासन तो धारा 144 लगी रहती है, 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होते। यहाँ 60-70 हजार आदमी कहाँ से हो गए? किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, कुछ नहीं। तो हमने उस पर बड़ी टिप्पणी करी थी, चैनल में भी कहा था कि ये बताता है कि दिल्ली लखनऊ की जो दूरी है, जो तलखी है, उसका ये परिदृश्य है जो आप वेस्टर्न यूपी में देख रहे हैं। अब हम देखिए 2026 में है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आते ही, वेस्ट बंगाल का चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी का 100% फोकस उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है और योगी जी को कमजोर करना चाहती है। डबल रणनीति लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते और फिर बाद में योगी जी को कैसे कमजोर किया जाए, जैसे नीतीश कुमार का पैटर्न था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। चुनाव तो उन्हीं के फेस पे होगा, चुनाव तो अगर जीता जाएगा उन्हीं के फेस पे जीता जाएगा। इस तरह की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की है। अब हम इसमें देखते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला लेके अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, वो गदगद है। उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी विरोधी वोट है, चाहे वो स्वर्ण समाज से ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिए हो, दूसरे लोग हो, वो सब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। दूसरा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, कहीं ना कहीं वो भी आहत है, तो वो भी हमें ही मिलेगा। लोकसभा में काफी हद तक मिला भी है कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। हालांकि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा, इसका अभी मैं पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन समय के साथ पता चलेगा कि गठबंधन रहता है कि नहीं रहता है। क्योंकि आरएलडी का और कांग्रेस का गठबंधन तो था वहां,
आरजेडी का और कांग्रेस का गठबंधन बिहार में देखा था आपने, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ वो भी आपने देखा है। तो कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल अखिलेश बहुत गदगद है और बहुत उत्साह में है। उसी उत्साह में देखा आपने कि एक बड़ी रैली जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की और गुर्जर समाज की रैली हुई दादरी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जो नोएडा के करीब पड़ता है। नोएडा और ये पूरा एरिया है नोएडा, जेवर, बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा का एरिया है, गाजियाबाद का भी कुछ हिस्सा, उस तरह से एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी तादाद में गुर्जर समुदाय रहता है। और वहां आपको याद होगा कुछ साल पहले एक मूर्ति का भी विवाद हुआ था। तो उस मूर्ति पे विवाद में भी योगी जी से भी कुछ गुर्जर खफा हो गए थे। मीर बौज की मूर्ति थी और उसमें कुछ इस तरह का हुआ था। और सेम अभी यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में सकौती में जाट समाज ने एक मूर्ति लगाई है महाराजा सूरजमल की। और महाराज सूरजमल का शौर्य सब जानते हैं कि उन्होंने मुगलों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, लगभग 80 युद्ध लड़े हैं उन्होंने, एक भी युद्ध वो नहीं हारे। तो बहुत पराक्रमी शासक थे, उनको बड़े सम्मान से जाट समाज जो है याद करता है। समाज तो सभी याद करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं तो इसलिए विशेष फोकस उनका रहता है। तो उस मूर्ति पर भी विवाद हुआ पिछले दिनों। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म है इस समय। तो भारतीय जनता पार्टी उस पर एक हथौड़ा मारना चाहती है कि जो गर्म लोहा है उस पर एक हथौड़ा मारा जाए और किस प्रकार से वेस्टर्न यूपी को साधा जाए। कई सारे संदेश योगी जी मुजफ्फरनगर आके दे सकते हैं, क्योंकि वो जो मूर्तिवाल प्रतिमा के अनावरण के समय जो वहां पे एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल और उसमें जो है दुष्यंत चौटाला हरियाणा से, इस तरह के कई लोग आए थे। और वहां पे टिप्पणी ये हुई कि योगी जी के खिलाफ भी टिप्पणी हुई और मोदी जी के खिलाफ भी कुछ टिप्पणियां की गई। तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी में संजीव बालियान के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है और कुछ कार्यकर्ता भी उनके खिलाफ आ गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने जनाधार को और अपनी शक्ति प्रदर्शन को बढ़ाने के दिखाने के लिए ये प्रोग्राम किया था, जबकि उनके साथ उल्टा हो गया और वो गिर गए, कहीं उनको लेने के देने पड़ गए, ये हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए अब 13 तारीख को एक जो रोजगार मेला है उसका आयोजन मुजफ्फरनगर में किया गया है और उस रोजगार मेले में योगी जी को बुलाया जा रहा है, साथ ही जयंत चौधरी भी उसमें रहेंगे। तो इसको एक, हालांकि भले ही आप इसको रोजगार मेला कहें, लेकिन इसको एक चुनावी प्रदर्शन या चुनावी रैली के रूप में देखा जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि आरएलडी की और भारतीय जनता पार्टी की कितनी ताकत है जो एक बड़ा प्रोग्राम हो और बड़ी भीड़ वहां हो। तो उसमें योगी जी का अपना प्रदर्शन होगा, उसमें जयंत चौधरी का अपना प्रदर्शन होगा और योगी जी ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके खिलाफ कार्य कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हटाया जाए, किस तरीके से उनके ऊपर एक्शन किया जाए। इस तरह की भी संभावना है कि बड़ा संदेश योगी जी यहाँ से देंगे, इस तरह की चर्चाएं हैं जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो परिदृश्य है, अब क्योंकि एसआईआर भी कंप्लीट हो गया है, फाइनल लिस्ट भी निकल कर सामने आ गई है, 2 करोड़ से ज्यादा उसमें भी नाम काटे जा चुके हैं। तो अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, क्या उसी तरीके की खींचतान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी या फिर यहाँ पर और ज्यादा टकराव की परिस्थिति बनेगी? अभी से क्या भूमिका बनती हुई दिख रही है? हम दिल्ली और लखनऊ के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, इसको लेकर भी कई बार बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं घमासान चल रहा है, इसको लेकर भी बात कर चुके हैं। अखिलेश यादव 2024 के बाद किस तरह से उत्साहित हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, वो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर अलग है। कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। मायावती जी भी धीरे धीरे करके अपनी चीजें दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं, युवाओं को साथ में लेने की कोशिश कर रही हैं, ब्राह्मण समुदाय नाराज है उसको साथ लेने की कोशिश कर रही। तो असल में अभी से किस तरफ हवा बहती हुई आप देख पा रहे हैं? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति को, हमें थोड़ा सा इसमें पीछे एक विश्लेषण करना पड़ेगा। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है या दूसरा जो चुनाव आयोग है उसकी प्रक्रिया चल रही है, और हम एक पैटर्न देखें महाराष्ट्र से लेके
हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल और फिर यूपी। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के साथ क्षेत्रीय प्रशासन ने मिलकर एक बहुत अच्छी सेटिंग की, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जीतना आसान हो गया। दिक्कत जो आ रही है वो वेस्ट बंगाल में आ रही है, क्योंकि वहां पर ममता की सरकार है और ममता तमाम लड़ाइयां लड़ रही है। जितने चुनाव आयोग के परखचे उड़े हैं, जितना चुनाव आयोग एक्सपोज वेस्ट बंगाल में हुआ है, इतना किसी राज्य में नहीं हुआ। अगर दिल्ली में कुछ थोड़ा बहुत अरविंद केजरीवाल ने करने की कोशिश की थी, तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, तो मामला वहां रुक गया था। लेकिन ममता बनर्जी इस लड़ाई को लड़ रही हैं और वो चुनाव आयोग के साथ दो दो हाथ कर रही हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव लड़ने के, चुनाव जीतने के जो पैतरे हैं, उसी पैतरे से इनका जवाब दे रही है। जैसे आपने देखा कि अभी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 1000 करोड़ की डील हुई है, इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन आजकल चल रहा है, और बताते हैं कि उस पर जो डेट आ रही है या वो दिसंबर में किया गया है, तो वो दिसंबर में अगर हुआ था तो आज वो क्यों एक्सपोज हो रहा है, आज क्यों चलाया जा रहा है वो? तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी भी चुनावी पैंतरेबाजी और चुनावी हथकंडे जानती हैं, और वो चुनावी हथकंडे चल रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर डाल डाल है तो ममता बनर्जी पात पात है। इनका जवाब वो अपने अंदाज में दे रही है, तो इसलिए वहां पे बड़ी दिक्कतें चुनाव आयोग को आ रही हैं। अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उसी पैटर्न की तैयारियां लगातार चल रही हैं काफी दिनों से, और इनका सीधा सीधा पैटर्न है कि अगर 20,000 वोट हम प्रभावित कर लेते हैं किसी विधानसभा में, तो एक बड़ा अंतर बन जाता है। एक विधानसभा में अगर 20,000 वोट आपने काट दिए या जोड़ दिए, तो ये 40-45 हजार वोटों का डिफरेंस हो गया। और यहाँ तो विधायक की हार जीत 1200, 500, 300, 2000, 2500, 4000, 10,000 से होती है। तो आप प्रभावित कर सकते हैं चीजों को। इस तरह की भी खबरें, सियासी दलों के आरोप लगातार आते रहे हैं, और चाहे विपक्षी दल हो चाहे छोटी पार्टियां हो, उनके नेता आरोप लगाते रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल कार्य कर रहा है, कि हर विधानसभा में टारगेट करके वोट काटी जा रही है और बनाई जा रही है। हालांकि मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये चीजें कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी होती रही, कांग्रेस में भी होती रही है, समाजवादी पार्टी में भी होती रही है, ममता बनर्जी के टाइम पर भी खूब हो रही है, जब मायावती जी उत्तर प्रदेश में थी तब भी होती थी। लेकिन वो ऐसी होती थी कि जनता की नजरों में नहीं आती। आप इस तरह से करते थे कि कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में खुलेआम सब कुछ हो रहा है। चुनाव आयुक्त जैसे वो एक मठाधीश बन के बैठ गए हैं, और वो ये कहते हैं हमने जो लिख दिया, हमने जो कह दिया, वही पत्थर की लकीर है। तो ये जो बेशर्मी चुनाव आयोग की हम फिलहाल देख रहे हैं, ये इस तरह की कभी नहीं दिखी। लेकिन कुछ हुआ नहीं है कभी ऐसा, वो मैं नहीं मानता हूँ, होता रहा है, लेकिन अब बेशर्मी ज्यादा बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं, आपको याद होगा कि योगी जी ने कहा था कि 5 करोड़ वोट काटने की जो एक सरसराहट चल रही है, खबर आई है कि 5 करोड़ वोट कट सकते हैं, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो हर कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि हर वहां पे बूथ पे जाके 200 वोट बढ़वाएं। तो कैसे बढ़वाएंगे, क्या तरीके होंगे, खुलेआम उन्होंने कहा था। तो क्या उनके 200 वोट बढ़वाने से 3 करोड़ वोट बढ़ गए हैं, इसीलिए 2 करोड़ वोट कटे हैं, नहीं तो 5 करोड़ कटने थे? तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एकाएक इतने बड़े स्तर पे आपने 2 करोड़ वोट काट दिए, और बहुत सारे वोट ऐसे हैं जो आदमी जिंदा है, जो आदमी साक्षात है, उसके वोट काट दिए। तो आप कहना है कि वो जो है अपने सबूत ही नहीं दे पाया। तो भाई जो सबूत उसने दिया है, और पिछले इलेक्शनों में फिर कैसे वो वोट डाल रहा है, और आप कहाँ 2002, 2004 में पहुंच गए? तो तथ्यों की जानकारी और तथ्यों की जो सारी चीजें लेनी थी, चुनाव आयोग हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में है। चुनाव आयोग अपना काम। टीएमसी के नेता हैं एहतिशामुल हक, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने इस बारे में जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव जब हुआ उसके बाद, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसमें एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो है हंगामा मचा हुआ, तो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो जो 2 करोड़ वोट कहीं से कट रहे हैं, कहीं 1 करोड़ कट रहे हैं,
इन्हीं 1 करोड़ लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने लोकसभा में तो वोट डाला है, तो ये लोकसभा का चुनाव भी तो प्रभावित है। तो क्यों नहीं एक बार एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में हो जाए और फिर से री इलेक्शन हो और केंद्र सरकार चुनी जाए। नहीं, देखिए, ये तो क्या है कि ये तो विरोधाभास है बहुत सारी चीजों में। और विरोधाभास जो है वो यहाँ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के राज में चलता नहीं है। आपने देखा था कि दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में नोट पकड़े गए थे, बाकायदा वीडियो आई थी, खबरें आई थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो किसके नोट थे, क्या थे, वो एफआईआर का क्या हुआ? उनके खिलाफ जब महाभियोग की बात आई और लगा कि अब समय हो गया, अब उन पर महाभियोग शुरू किया जाएगा, तो अब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। और देखिए, उन्होंने त्याग पत्र दे के हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है कि हमें मुक्ति दे दी है। और अब वो उनके पेंशन भत्ते सब चलते रहेंगे। और यही किसी साधारण व्यक्ति के घर में अगर कुछ करोड़ों रुपए मिल जाए तो उसका क्या हर्ष होगा, आप कल्पना कीजिए। तो यहाँ आप किसी से जो है उसको जोड़ें, किसी इसका उदाहरण पेश करें, यहाँ कुछ नहीं चलता। यहाँ जहां उनके लिए ठीक है वहां वो करते हैं, और जहां उनको ठीक नहीं लगता वहां वो नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में वोटर लिस्ट बहुत दुरुस्त थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन लोकसभा के बाद वो लिस्ट खराब हो गई है, इसलिए उसको दुरुस्त किया जा रहा है। अब इसका जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग ने कह दिया तो कह दिया है। अब इसका जवाब कोई पूछेगा तो एफआईआर हो जाएगी, आप ज्यादा पूछेंगे आपके ऊपर ही हो जाएगी, आपका चैनल बंद हो जाएगा, पिछला तो हो गया, ये भी करवा दीजिए आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई ना पूछ सकता ना कह सकता, जो हो रहा है वही होगा। इनकी कोशिश है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको ज्यादा समय लेते हुए, जबकि आपने वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ पूछा भी नहीं, ममता बनर्जी के बारे में पूछा भी नहीं, मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिया है कि इनको तो अधिक से अधिक कीचड़ फैला के कमल खिलाना है। जितना गंद होगा, जितना कीचड़ होगा, जितना कूड़ा करकट होगा, जितना जहर होगा, इतना अच्छा है कमल के लिए। तो फिर कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी अब कीचड़ में उतर गई है। बाकी लोग अभी थोड़ा सा सफेद कुर्ते पे छींटे कम लगे, गंदा ना हो, इसलिए बच रहे हैं थोड़ा सा। राहुल गांधी पूरा कीचड़ में उतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी कुर्ता सफेद है, और जब कुर्ता नहीं होता तो टी शर्ट है, वो भी सफेद है उनकी, तो कहीं दाग ना लग जाए, कहीं कीचड़ ना लग जाए, इसलिए उतर नहीं रहे। ममता बनर्जी उतर गई है, क्योंकि उनकी साड़ी तो मैली रहती है और चप्पल हवाई टूटी हुई रहती है, तो उनके पास ज्यादा चप्पलें और साड़ी खोने को है नहीं, वो उतर गई है। और वो जो है कीचड़ में उतर के कीचड़ से ही खेल रही है, कीचड़ से ही जवाब दे रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत झटका इनको दे सकती है, थोड़ा बहुत जवाब दे सकती है, तो अब तो सबकी उम्मीदें ममता बनर्जी पे है। इसके अलावा कोई नेता इस तरह का मुकाबला कर सकता है, मुझे तो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे वो सत्ता पक्ष हो। और आपको तो मालूम है, इससे बढ़िया उदाहरण के पास नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी आपको, उसमें अमित शाह जी से पूछा गया था कि हेमंत बिस्वा पे जो है इतने सारे आरोप हैं, उन पे भी कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा चलो भैया छोड़ो, अब इस पे क्या कहना, क्योंकि वो उनकी पार्टी में आ गए थे, वो धुल चुके थे। और जबकि 2015 में उन्होंने उनके भ्रष्टाचार की बुकलेट जारी की थी, उसमें उनको कह रहे थे इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी दुनिया में नहीं है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए, अब उनसे बढ़िया शिष्टाचारी और उनसे बढ़िया धर्माचारी कोई नहीं है पूरे देश में। अब वो कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचारी है, तब वो कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचारी नहीं थे, कांग्रेस ने उनको बर्खास्त नहीं किया, कह के भ्रष्टाचारी हम इनको बर्खास्त। तो ये सियासत है, और इस सियासत में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जब वो सत्ता में आती है वो इस तरह के कर्म करती है। बस फर्क ये आ रहा है मेरी नजरों में, या मेरे अंदाज में, या आप कहिए मेरे अनुभव के हिसाब से, कि भारतीय जनता, जो पिछली पार्टियां थोड़ा दबा के छुप के चोरी से करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने वो शटर खोल दिया है और यहाँ सब खुलेआम हो रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं चुनाव आयुक्त हमारे ज्ञानेश कुमार, इसीलिए तो ज्ञानादेश दे रहे हैं कि दफा हो जाइए यहाँ से। और वो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की खैर नहीं, उसको हम देख लेंगे। अच्छा, वो खैर नहीं है तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन वहां आसाम में सब खैर चल रही है, वहां कुछ नहीं, बाकी स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। और टीएमसी, आप ये कहिए कि भाई वेस्ट बंगाल में अगर कोई भी कुछ करेगा उसकी खैर नहीं है, सिर्फ तृणमूल की खैर नहीं है, बाकी सब मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ, ओवैसी जाओ, कुछ भी आए।
हाँ 2 टूक कह दिया उन्होंने सिर्फ 2 टूक जो है 2 फूल वाले को कहा है। इनका तो 1 फूल है, इनका 1 फूल है और उनकी पत्ती में 3 फूल है ममता बनर्जी की, तो उनको कहा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके।